आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनों के साथ में सुरक्षित भी होंगे। हाँ जी, सभी सही हैं, सुरक्षित हैं। बहुत बढ़िया। आइए, जबरे फैन हैं आप, बहुत बढ़िया। और उसे मिलवाएंगे किसी सेशन के अंदर, ले आएंगे उसके ऊपर भी वीडियो। ठीक है। हाँ जी, तो अभी आज हम मूलभूत अधिकार खत्म करके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की यात्रा करने वाले हैं। तो होपफुली सभी लोग एकदम पेटी पैक हैं। बस अभी जल्दी से कुछ आर्टिकल्स हैं, इन्हें खत्म कर लेते हैं, फिर हम आगे निकलेंगे। तो फिलहाल के लिए आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के 28 है। हाँ जी, आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के 28 है, और 25 से लेकर 28 के अंदर फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, ये सारे की सारे आर्टिकल एक सरल सी बात कहते हैं कि जिस प्रकार से आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है, उसी प्रकार से धर्म की स्वतंत्रता का भी आपके पास अधिकार है। एकदम सरल रूप से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, ज्यादा इसके अंदर गंभीरता से उतरने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला पॉइंट आर्टिकल नंबर 25 कहता है, और कई बुद्धिजीवी इस पॉइंट के ऊपर आर्गुमेंट भी करते हैं। अभी अभी हाँ, बिल्कुल शिवानी लाल, बिल्कुल मिलवाएंगे बच्चों से, है ना। मैं किसी दिन वीडियो बनाता हूँ उनके ऊपर। अभी फिलहाल के लिए आप सबसे निवेदन है कि जो विद्यार्थी क्लास में एनरोल हो चुके हैं, बैठ चुके हैं, कृपया करके 40 मिनट तक एकदम कमर बंद करके बैठे रहिए। कोई भी कमेंट मत करिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमेंट्स के आंसर्स नहीं दे पाता हूँ क्लास के चलते हुए। क्लास के लास्ट में मैं आपसे फिर से पूछ लूंगा अगर कोई भी जरूरी बात होगी तो, है ना। तो आप सबसे निवेदन है, आराम से 40 मिनट बैठ करके पढ़िए प्लीज। ठीक है, अब सुनिए साथियों, तो कह क्या रहा हूं मैं। आर्टिकल 25 नंबर कह रहा है कि भैया फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, मतलब आपकी आत्मा चाहती है कि आप कौन सा धर्म का अभ्यास करें, कौन सा धर्म से युक्त आप पेशा अपनाएं, या उससे युक्त या उससे मुक्त पेशा अपनाएं, आप कौन सी प्रैक्टिस करें और उसका प्रचार करें। ये आपका इनर कॉल होना चाहिए। कोई आपको इस आधार पर मजबूर नहीं कर सकता। इस आर्टिकल को जब मूल अधिकार बना के दिया गया, तो यहां पर दो चीजें निकल करके आई, जो आज तक कई विधि निर्माता पूछते आए हैं भारत सरकार से और संविधान निर्माताओं से, कि जब आपने ये आर्टिकल लिख ही दिया था, तो फिर आपने प्रियम्बल के अंदर सेक्युलर वर्ड क्यों लिखा। क्योंकि सेक्युलर का होना भी यही कहता है। इंडिया जिस प्रकार से पॉजिटिव सेक्युलर कंट्री है, सकारात्मक रूप से मतलब सेक्युलर कंट्री है, ऐसी स्थिति में, सुमित पढ़ लो बेटा, है ना। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए ये आवश्यकता क्या थी कि आपने आर्टिकल दे रखा है मूल अधिकार बना करके, लेकिन अलग से आपने प्रियम्बल में एक शब्द जोड़ दिया सेक्युलर। अब ये बात तो बिल्कुल सही है। अब अगर आपने ये शब्द जोड़ दिया है सेक्युलर, तो यहां पर बिल्कुल यही सवाल बनता है। ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर क्या हुआ, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इधर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, कि भाई अगर ऐसी स्थिति में अगर आप लोग कहते हैं कि भारत सरकार को 1976 में, या भारतीय संविधान निर्माताओं को, संसद को 1976 में जाकर के ये होश क्यों आया कि हमें ये लाइन लिख देनी चाहिए, है ना। ऑलरेडी हमारे संविधान के अंदर ये लाइन तो दी हुई है। क्योंकि सेक्युलर होने का मतलब ये होता है कि आपके देश में जो भी व्यक्ति रह रहा है, वो अपने धर्म के अनुरूप जो भी कार्य करना चाहे उसे करने की इजाजत दी जाए। मेरे प्यारे साथियों, पॉइंट नंबर 1 तो सेक्युलरिज्म के ऊपर सवाल उठाने वाला है, तो मैं आपको इसका आंसर दे देता हूं। हमारी जो प्रियम्बल है, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हुई हैं जो कि आगे जाकर के या तो मूल अधिकार में या नीति निर्देशक तत्वों के अंदर प्रूव की गई हैं। प्रूव से मतलब हुआ, जब हमारे संविधान के अंदर लिखा गया है कि समानता की बात होगी, प्रियम्बल में लिखा हुआ है, तो मूल अधिकार में बकायदा समानता के ऊपर आर्टिकल्स दिए हुए हैं। इसलिए इस बात को पूछना कि सेक्युलर लिख करके सही किया या गलत किया, तो एक प्रकार से सही किया। क्यों किया? क्योंकि अल्टीमेटली आपने प्रियम्बल का जो वास्तविक अर्थ है, वास्तविक अर्थ क्या है, कि प्रियम्बल जो है वो संविधान का ही हिस्सा है, और संविधान का वो दर्शन है। यानी कि कोई अगर आपका संविधान जानना चाहे, तो उसे केवल प्रियम्बल पढ़ लेना चाहिए, उसे बाकी अंदर तक की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी था कि हमारे प्रियम्बल में जिस प्रकार के मूल अधिकार हमने दिए हुए हैं, उस तरह के शब्द प्रियम्बल में भी हों। क्योंकि दुनिया इस आधार पर अपने आप को बांट रही थी कि हम धार्मिक देश हैं, हम मुस्लिम राष्ट्र हैं, हम बौद्धिक राष्ट्र हैं, बुद्ध के राष्ट्र हैं, हम ईसाइयत मानने वाले राष्ट्र हैं। इंडिया ने कहा कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, और हमने इस कार्य के लिए विशेष रूप से मूल अधिकार भी दिए हुए हैं। इसलिए हमने मूल अधिकार दिए हैं, उन्हें तो आप पढ़ने शायद ही जाएं। अगर हम प्रियम्बल में ही इस लाइन को लिख देंगे, तो आप शायद समझ जाएंगे कि हम किस प्रकार के देश हैं। हम साथियों सेक्युलर प्रकार के देश हैं।
ठीक है ना। चलिए हाँ जी, आगे चलते हैं साथियों। दूसरा है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। अब यहां पर मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया और यहां पर मैं उस पॉइंट को इससे जोड़ के बता रहा हूं। साथियों आजकल आप लोगों ने एक न्यूज, मैंने भी करंट में बहुत पढ़ाई है, आपने भी पढ़ी होगी, हमने एक न्यूज बहुत पढ़ी है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सभी राज्यों ने धर्मांतरण, गुजरात, धर्म के आधार पर, धार्मिक परिवर्तन के आधार पर कानून बनाया कि भाई अगर किसी व्यक्ति को जबरन धर्मांतरण कराया गया, शादी के लिए बहलाया फुसलाया गया और जबरन धर्मांतरण करवाया गया तो उसके ऊपर सजा का प्रावधान दिया गया। आप में से कईयों ने, यानी कि भारत के अंदर बहुत सारे लोगों ने इस पर सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा कि भाई एक बात बताइए कि जब भारत में धर्म का प्रचार करना, उसका अभ्यास करना, अभ्यास का मतलब है कि मैं मुस्लिम धर्म मानूं, कि मैं हिंदू धर्म मानूं, कि मैं कोई भी धर्म ना मानूं, और मैं अपने धर्म का प्रचार करूं, गाजे बाजे बजाऊं, मैं हरि कीर्तन करूं, मैं सत्संग करूं, मैं नमाज अदा करूं, मुझे जो करना है करना है, मैं कीर्तन करूं, मैं जो भी करना है करूंगा। इसका मतलब अभ्यास और धर्म का प्रचार प्रसार करना, मैं प्रभात फेरी निकालूंगा, मैं उसकी मतलब ताजिए निकालूंगा, ये मेरी मर्जी ना। धर्म का प्रचार करना मेरा पार्ट है, तो मैं इस आधार पर गुनहगार कैसे हो सकता हूं। आपने ये कहा कि किसी व्यक्ति को आपने धर्मांतरण के लिए, मतलब उसको, किसी व्यक्ति को आपने धर्मांतरित करवा दिया। बोले सर मैं तो धर्म का प्रचार कर रहा था, आपने मुझे ये परमिशन दे रखी है, ध्यान से समझिएगा, आपने मुझे ये परमिशन दे रखी है कि मैं मेरे धर्म का प्रचार कर सकता हूं। मैंने प्रचार किया, मैंने एक लड़की को समझाया कि देख मेरा धर्म इतना अच्छा है, तू ये धर्म मान ले, इसमें इतनी सुविधाएं हैं। वो लड़की मान गई। सर प्रचार का अर्थ तो यही होता है ना। आप अनअकैडमी वाले भी तो प्रचार करते हो कि यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन ले लो, इतना सस्ता जो अभी मिल रहा है बाद में नहीं मिलेगा। आप हर दिन प्रचार करते हो कि 12 तारीख तक का ऑफर है, आपको 51,000 रुपए में वो सब चीजें मिल जाएंगी जो पहले 75,000 में मिल रही थी। करते हो ना आप प्रचार। क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि उस प्रचार का मकसद ये है कि मैं उस सब्सक्रिप्शन को ले लूं। तो भाई आपने कहा कि प्रचार कर सकते हो, तो मैंने प्रचार किया, मैंने लड़की को समझाया कि भाई देख मेरा धर्म अच्छा है, वो लड़की मान गई। अब इसमें क्या दिक्कत है? पॉइंट है भाई, पॉइंट है। और यही बात सुप्रीम कोर्ट में गई कि जब मेरे पास में धर्म, भाई कोई भी प्रचार हो, आज एक बात बताओ कि अगर कोई भी कंपनी अपना प्रचार करे, मैं अक्सर अनअकैडमी का उदाहरण इसलिए लेता हूं क्योंकि आप दिन भर इसका प्रचार सुनते रहते हैं। कोई भी कंपनी अपना प्रचार इसलिए कर रही होती है ताकि लोग उसे अपनाएं। आप मुझे ये कह रहे हो कि धर्म का प्रचार जो है वो गलत है। नहीं साहब, मेरा मूल अधिकार है धर्म का प्रचार करना। फिर जब ये मेरा मूल अधिकार है तो आप ऐसा कानून कैसे बना सकते हैं? अर्थात ये जितने भी राज्यों ने कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट में ये जाके टिकेंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये टिकेंगे नहीं। अब यहां पर ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। क्या जितने भी कानून बनाए गए हैं उनमें एक शब्द जोड़ दिया गया, क्या कि आपका जो धर्म है ना, उसका प्रचार ये आपका मूल अधिकार है, लेकिन धर्म का अपनाना ये अंतरात्मा की स्वतंत्रता है, यानी इनर कॉन्शियस की फ्रीडम है। आपने प्रचार किया। अब यही चीज मैं आप लोगों से कई बार बोलता भी हूं। कई बार आप में से कुछ लोग कहते हैं कि सर आपका सब्सक्रिप्शन लिया, कई लोग मेरी क्लास में चले आते हैं, तो मैं उनको क्यों डांटता हूं? कई लोग क्लास में घुसे आते हैं और घुस के फिर कुछ ना कुछ टिप्पणी इस प्रकार की, हालांकि वो मतलब वंस अपॉन ए, मतलब एक प्रकार वंस इन ए ब्लू मून आते हैं, मतलब 100 में से कोई एक दिन क्रिएचर चला आता है जो कह देता है सर ये तो हमारे कोर्स में थोड़ी आएगा, है ना। कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं। मैं उनको क्या कह के भेजता हूँ, भाई तेरे घर थोड़ी गया था कि तू मेरा कोर्स ले ले, है? मैं तो प्रचार कर रहा था सबके लिए, तूने क्यों ले लिया? और मैं तो उस समय भी बोल रहा था कि मैं तो फाउंडेशन बैच पढ़ाऊंगा, तू चला आया, तेरी गलती है इसमें यार। अर्थात मैं धर्म का प्रचार कर रहा था, ये मेरा मूल अधिकार था। मैं अनअकैडमी का प्रचार कर रहा था, ये मेरी नौकरी है भाई, मेरे को इसी चीज के पैसे दे रही है अनअकैडमी, तो मैं प्रचार कर रहा था, ये मेरा मूल अधिकार था। मेरा, तुम्हारा मूल अधिकार कहता है कि तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। तुम्हारा इनर कॉन्शियंस क्या कहता है? तुम्हारा इनर कॉन्शियंस क्या कहता है? क्या तुम्हारा इनर कॉन्शियंस ये कहता है कि मुझे ये धर्म अपना लेना चाहिए? तो अपनाओ। तुम्हें कहने में लगता है कि भाई इतनी सारी कोचिंगें चल रही हैं, तुम्हें किसी एक का कोर्स परचेज करना है, करो, ये तुम्हारे ऊपर है ना यार। प्रचार तो सभी कर रहे हैं, मैं अकेला थोड़ी कर रहा हूं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आगे बात समझ में, थम्स अप कर दीजिए। तो आपका इनर कॉन्शियंस इस चीज को अलाउ कर रहा है तो धर्म अपनाएं। तो धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर लाए गए जितने भी वर्तमान के कानून हैं वो कानून सम्मत इसलिए हैं क्योंकि वो कानून ये प्रूव करने का प्रयास करेंगे कि इस व्यक्ति को इसकी सेल्फ विल के खिलाफ, ये नहीं चाहता था फिर भी इसका धर्म बदला दिया गया, इसलिए शब्द यूज किया गया है जबरन धर्मांतरण। धर्मांतरण गलत नहीं है, आप धर्म कोई सा भी अपनाएं, आपका मूल अधिकार है, लेकिन किसी ने अगर आपको जबरदस्ती यानी फोर्सफुली धर्म बदलवा दिया तो वो फिर पनिशेबल ऑफेंस है और इसके लिए कानून बनाया गया है। बोलिए, क्या आपको ये बिंदु समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया? आगे बात समझ में? यानी कि यहां पर पॉइंट कहां पर फंसा हुआ है, ये है सारा की सारा। क्लियर? चलिए अगर इधर चलते हैं, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। ये वो आर्टिकल है जिसके चलते हुए आर्टिकल नंबर 15 और आर्टिकल नंबर
26 आपस में एक दूसरे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में खड़े रहते हैं। क्यों कहते हैं? आर्टिकल नंबर 15 कहता है कि भैया आप में किसी भी व्यक्ति को किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाने की उसके धर्म, जाति, वर्ग, जन्म स्थान, क्षेत्र इस आधार पर उसे रोका नहीं जा सकता, है ना, कि वो किस जाति का है, वो किस लिंग का है, वो किस क्षेत्र का है, इस आधार पर आप विभेदित नहीं कर सकते। वहीं पर आप हाजी अली दरगाह हो या सबरीमाला मंदिर, उन जगह पर आप ये कहते हैं कि महिलाओं का प्रवेश निषेध है। तो जब महिलाओं का प्रवेश निषेध है तो फिर ये कैसा मेरा मूल अधिकार हुआ कि आप मुझे जाने नहीं दे रहे? तो जब सुप्रीम कोर्ट में ये बहस होने जाती है तो वहां पर ये दो बिंदु सुने जाते हैं, आर्टिकल 15 सुना जाता है और आर्टिकल 26 सुना जाता है। आर्टिकल 26 में सबरीमाला वाले या फिर हाजी अली वाले खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि सर धार्मिक मामलों का प्रबंधन ये मेरा मूल अधिकार है, यानी कि मुस्लिम वर्ग के लोग या हिंदू वर्ग के लोग या फिर उसको चलाने वाली संस्था कहती है कि प्रबंधन हमारा मूल अधिकार है और ये आप ही के द्वारा गिवन है, संविधान के द्वारा गिवन है। तो इसमें आप खुद की राय कैसे दे सकते हैं? फिर सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर फैसले देती है? फिर तो आप पूछेंगे कि सर यहां पर तो कोई भी चीज की जगह ही नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में जहां सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि यहां पर दो मूल अधिकारों में मैच टाई हो गया है, तो फिर वो संविधान के दर्शन को पढ़ते हैं। संविधान के दर्शन को पढ़ने के साथ साथ संविधान के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ते हैं, ताकि ये प्रूव हो सके कि हमारा जब संविधान बन रहा था तो क्या मैच टाई करने के लिए ये आर्टिकल डाले गए थे, क्योंकि अभी तो संविधान निर्माता कोई बचा नहीं, सब मर गए। लेकिन अल्टीमेटली हमारे संविधान निर्माता चाहते क्या थे? क्या वो ऐसा संविधान चाहते थे जिसमें कि इसी प्रकार से दो दो वर्ग लड़ते रहे, या वो एक प्रोग्रेसिव स्टेट चाहते थे? तो आंसर निकल के आता है कि वो एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना चाहते थे, एक पब्लिक वेलफेयर स्टेट की स्थापना चाहते थे। और जब वेलफेयर स्टेट की बात आती है तो यहां मुद्दा आता है कि लोक कल्याणकारी राज्य कब होगा? लोक कल्याणकारी राज्य जब होगा जब नीति निर्देशक के प्रोग्रेसिव तत्वों को पढ़ा जाएगा, जिसमें महिलाओं के समानता के ऊपर बल दिया गया है, चाहे फिर वो कार्य क्षेत्र हो या फिर वो समाज की उनकी स्थिति हो। इस आधार पर वो जज करते हैं। फिर प्रियम्बल के तत्वों को पढ़ते हैं, जिसमें इस बात को लिखा हुआ है कि देश में समानता का भाव होगा, अर्थात भले ही मूल अधिकार आपस में फंस जाएं, संविधान में जब सुप्रीम कोर्ट निर्णय सुनाने बैठती है तो मूल भाव को पकड़ने लगती है। इसी को आप बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, जो केशवानंद भारती केस में निकल करके आया था, जो कि संविधान में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी संविधान के अंदर ही एक प्रकार से समझिए कि मेजर सप्लीमेंट बना दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अल्टीमेटली हम चाहते क्या हैं, हम इस देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, दैट इज अवर बेसिक स्ट्रक्चर, और उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। इसी को मानते हुए एक प्रोग्रेसिव राज्य के निर्माण के लिए भारत के अंतर्गत धार्मिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंटरफेयर किया जाता है। फिर चाहे आप शादी की उम्र से रिलेटेड मसला हो, या फिर सती प्रथा को बैन करना हो, या फिर किसी भी आधार पर विधवा विवाह का मतलब विधवा विवाह को रोकने के लिए बनाई गई कोई भी नीतियां हो या कुरीतियां हो, या ट्रिपल तलाक जैसा मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट इसलिए फैसले सुनाने में सक्षम होती है, और केंद्र सरकार या फिर सत्तारूढ़ जो पार्टी है वो इसीलिए इन पर कानून बनाना चाहती है, क्योंकि अल्टीमेटली इस पूरे देश का जो उद्देश्य है, इस राज्य का जो उद्देश्य है, वो समानता का भाव स्थापित करना है, ना कि सेग्रीगेटेड स्टेट की स्थापना करना। उम्मीद है आप लोगों को मूल तत्व समझ में आ गया होगा। क्लियर? बोलिए, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? परफेक्ट। चलिए, इसके अलावा किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता। देखिए क्या होता है साथियों, जब हमारे देश को गुलामी थी, चाहे वो अंग्रेजों की चाहे मुगलों की, उस समय पर हमारे देश में धर्म के ऊपर कर लगाए जाते थे, जैसे जजिया कर जो मुगलों के समय पे आया था, यानी कि एक ऐसा कर जिसके अंतर जजिया हालांकि आने को तो पहले भी आ चुका था, लेकिन मुगलों के समय पर यह काफी ज्यादा मतलब फेमस हो गया था, और अकबर इसके लिए महान बन गया था, अजीम और शान शहंशाह कहा गया था, क्योंकि उसने वो जजिया कर कुछ दिनों के लिए हटा दिया था। क्या था जजिया कर? धार्मिक यात्राओं के ऊपर लगाया जाने वाला कर, है ना, अकबर ने हटा दिया था। धार्मिक यात्राओं के ऊपर लगाया जाने वाला कर, अर्थात अगर कोई हिंदू कैलाश मानसरोवर की यात्रा जाना चाहता है या चार धाम की यात्रा जाना चाहता है, तो उसे अपने धर्म को फॉलो करने के लिए उसे एक टैक्स देना पड़ेगा, दैट इज नॉन एज जजिया कर। अच्छा, वेयर एज अगर कोई व्यक्ति हज करने जाना चाहता है तो कोई कर नहीं था। तो संविधान निर्माताओं ने इस बात को समझा कि यार देखिए, अगर ऐसा था तो भविष्य में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि पता नहीं भविष्य में किन की सरकारें आए, हो सकता है कि वो इस प्रकार की व्यवस्था कर दें कि हम अपने पास्ट को बदलेंगे। क्योंकि आपको याद होगा कि दयानंद सरस्वती जो हैं, उनका तो मूल तत्व ही था कि पातशाह उसकी तरफ लौटो, वेदों की तरफ लौटो। तो वेदों की तरफ लौटो तो क्या पता बहुत सारे देश, मतलब देश के अंदर ऐसे क्रांतिकारी युग पुरुष आ जाएं जो कहते हैं कि नहीं, हमें ये सब पलटना है, हमें हिसाब बराबर करना है। हिसाब बराबर के चलते पता चले कि देश के अंदर मेजोरिटी में वर्तमान में हिंदू हैं, तो चलिए अब मुस्लिमों पर कर लगा देते हैं, हज यात्रा पर कर लगा देते हैं, अगर कोई क्रूसेड्स पर जा रहा है तो वहां कर लगा देते हैं, कोई अगर वहां पर करतारपुर कॉरिडोर के माध्यम से पाकिस्तान जा रहा है तो कर लगा देते हैं। तो ये तो स्थिति बिगड़ सकती थी। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए संविधान निर्माताओं ने पहले ही दिमाग लगा दिया, और क्या लगाया कि भैया बात ऐसी है कि आने वाले टाइम पर किसी से भी धार्मिक यात्रा पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। आगे बात समझ में? धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान पर स्वतंत्रता। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि साहब इस व्यक्ति ने मुझसे वहां जाने के लिए टैक्स वसूला मतलब मुझसे ये कहा कि भाई चल तेरे को अगर जाना है तो इतना पैसा देके जाएगा तो ही जाएगा,
अभी जो लगता है वो किराया है, कर नहीं है, यानी कि उस यात्रा के अंदर आने वाला भार है, क्योंकि सरकार मुफ्त में यात्रा नहीं कर पाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी कोशिश के बाद आपकी लाइव क्लास देख पा रहा हूं, खुश। भैया ऐसा भी क्या मतलब मेरी क्लास में इतनी हर्डल थी आपको आने में यार, मतलब बहुत आसान सी बात है, क्लास में लाइव चलाओ, क्लास पढ़ लो। मतलब इतना भारी भरकम शब्द दे दिया तुमने यार इसको। हाँ जी, क्लियर। आर्टिकल 27 के बाद 28 पर चलते हैं। आर्टिकल 28 कहता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप्स इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मतलब क्या हुआ, मान लीजिएगा कि आप एक ऐसी संस्थान में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि मैं सिंपल सी बात बताता हूं, आप किसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपसे वहां पर एक प्रेयर बुलवाई जाती है, उस प्रेयर में आपसे कुछ धार्मिक शब्द बुलवाए जाते हैं, और आपको लगता है कि नहीं, मूर्ति पूजा करना या किसी की पूजा में तारीफ करना, स्पेशली पूजा करना, मेरे धर्म के अकॉर्डिंग धर्म सम्मत नहीं है ना, धर्म सम्मत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप अगर चाहें तो ऐसे पब्लिकली यानी सरकार के द्वारा सार्वजनिक फंड से चल रही संस्थानों में जबरन किसी धर्म की प्रशंसा करने के लिए बाधित नहीं है, बाध्य नहीं है। आप छोड़ सकते हैं, वहां से हट सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि मैं इस रिलीजियस इंस्ट्रूमेंट को अपनाना नहीं चाहता। फिर आप पूछेंगे सर जब मिशनरीज स्कूल में हम जाते हैं तो मिशनरीज स्कूल के अंदर तो वो वही फादर और मदर सब बुलवाते हैं, फादर सिस्टर सब बुलवाते हैं, और प्रॉपर तरीके से तो वो तो पूरा की पूरा वही सब जिंगल बेल गवाते हैं। फिर क्या करें बेटा, वो अगले आर्टिकल में आने वाले हैं, वो किसी पर्टिकुलर कल्चर को बचाने के लिए स्थापित की गई स्कूलें हैं, इसीलिए उनको मिशनरी स्कूल बोला गया है। यानी वो अपने कल्चर को सेव करने के लिए बनी हुई है, जिसमें उन्होंने जो फंड लिया है वो आपसे नहीं लिया, वो आपसे फंड नहीं ले चुके, यानी सरकार से फंड नहीं लिया। तो ऐसी स्थिति में जब फंड नहीं लिया तो आप उसके अधिकारी नहीं है, क्योंकि वो सार्वजनिक फंड से नहीं चल रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो बोले इसका मतलब वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, अपने कल्चर को बचाने के लिए वो अपना प्रयास कर रहे हैं, जो कि अगले आर्टिकल में लिखा हुआ है। क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जिसमें अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करने की बात की गई है, और ये लिंग्विस्टिक आधार पर बनाए गए अल्पसंख्यक हैं जिनके अधिकारों को संरक्षित करने की बात की गई है। आ गई बात समझ में? इसी प्रकार से राइट ऑफ माइनॉरिटीज, अगेन ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि अगर वो चाहें तो अपने आप की इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं, अपने लिए व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सांस्कृतिक रूप से कोई भी संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। दैट इज आर्टिकल नंबर 29। उम्मीद है आप सभी साथियों को ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसके अंदर कोई विस्तृत भाषा है तो मैं वो भी थोड़ा सा साथ में बोल देता हूं, क्योंकि इसकी वजह से एक डाउट आपके मन का क्लियर हो जाएगा। मैं 1 मिनट बोल देता हूं। देखिए 2-3 बातें हैं। आर्टिकल नंबर 30 पढ़ा के सुना रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं, shall have the right to establish और administer educational institute on their choice, धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक जो हैं वो अपनी भाषा को बचाने के लिए अपना इंस्टीट्यूशन को चला सकते हैं, इंस्टीट्यूशन को अपनी मर्जी से डेवलप कर सकते हैं। नंबर 2, in making any law providing for compulsory acquisition of any property of an educational institution established and administered by the minority referred to in clause 1, the state shall ensure that the amount fixed by or determined under the such law for the acquisition of such property in such as would not restrict or abrogate the right of guaranteed under that clause। मान लीजिए कल को कोई प्राइवेट स्कूल थी और उस प्राइवेट स्कूल के अंदर क्या हुआ, कोई मतलब जैसे मान लीजिए कि मिशनरियों के द्वारा चल रही कोई स्कूल थी और उस मिशनरी के द्वारा चल रही स्कूल को सरकार ने टेक ओवर कर लिया। टेक ओवर करने का मतलब ये हुआ, सरकार ने कहा कि यहां से आगे सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। तो जब मैं यहां से आगे सारा खर्चा मैं उठाऊंगा तो ये संस्था पूरी की पूरी मुझे बेच दो। बहुत बार ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूशंस चल नहीं पाते तो वो अपनी मान्यता रद्द करवाने पहुंच जाते हैं, साथ चला नहीं पा रहे, आप ले तो आप ले लो, नहीं तो फिर हम खत्म करें। तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों, ये स्थिति ध्यान में अगर आए तो भी सरकार के लिए गाइडेंस लिखी हुई है कि आप ध्यान ये रखें कि उनके हितों का संरक्षण रहे। ऐसा नहीं है कि पैसे में आपने खरीद लिए तो उनके हित भी खरीद लिए, ऐसा आप नहीं कर सकते। Number next, the state shall not, in granting aid to educational institutions, discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of minority, whether based on religion or language। साथियों ध्यान से सुनना, ये वो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 30, जिसके चलते हाल ही में असम के मदरसों में, आपको यदि मालूम हो तो असम सरकार ने हाल ही में ऑर्डर दिए थे मदरसे बंद करने के। अगर आपको याद हो कि मदरसे बंद किए जाएंगे, याद है अभी अपन ने कुछ दिन पहले पढ़ाया भी था, करंट में पढ़ाया था। तो आप पूछेंगे सर कि मदरसे तो इस्लाम की शिक्षा देते हैं और इस्लाम जो है वो माइनॉरिटी में है, तो अगर वो इस्लाम माइनॉरिटी में है और वो मदरसे जो है वो एजुकेशन देते हैं, तो फिर कोई सरकार कैसे असम के अंदर मदरसे बंद करवा सकती है? ये बात तो पॉइंट है। तो ऐसी स्थिति में आप उस न्यूज को अधूरा सुने, उसमें दूसरा लाइन भी ऐड किया गया, ना केवल मदरसे बल्कि संस्कृत स्कूल भी बंद करवाई जाएंगी और उन सबके अंदर
जो आधुनिक यानी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वो चलाया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर समानता स्थापित करने का प्रयास कर दिया, यानी कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो बर्ताव कर रहे हैं, फिर चाहे वो भाषा के आधार पर लिंग्विस्टिक के साथ किया हो या धर्म के आधार पर माइनॉरिटी के साथ किया हो, आप उनमें समानता का अधिकार लाएंगे, यानी कि ये अधिकार एक प्रकार से प्रोग्रेसिव स्टेट के लिए लाए जा सकते हैं। ये सारी चीजें वो हैं जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में डिबेट की जा सकती है। लेकिन जब सरकारें इस प्रकार का कदम उठा रही होती हैं, जैसे कहते हैं ना कि सड़क निर्माण के अंदर अगर मान लीजिए कि कोई मंदिर आ गया, तो मंदिर तोड़ना है तो भाई हम हिंदू बुरा मान जाएंगे, मस्जिद तोड़नी है तो मुस्लिम बुरा मान जाएंगे, तो एक काम करो, एक मंदिर तोड़ दो, एक मस्जिद तोड़ दो, इस प्रकार का मास्टर प्लान बनाओ, तो फिर ना तो तेरे को दर्द होगा ना तेरे को दर्द होगा। यूनानी थेरेपी, आपके कहीं एक शरीर के अंग में दर्द हो रहा हो तो दूसरी जगह दर्द कर दो, तो वो दर्द जो है वो कंपनसेट हो जाता है। आदमी सोचता है कौन से वाले को सहलाऊं, है ना। तो ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन, आजकल की सरकारें इस डिस्क्रिमिनेशन को अपनाती हैं। घर में इसे यूनानी तकनीक कहते हैं, पैर दुख रहा हो तो उसके हाथ में दर्द कर दो, सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा और फिर पड़ा रहेगा कि चलो सभी दुख रहा है। मुद्दा समझ में आ गया। ये है मेरे प्यारे साथियों, तो लिंग्विस्टिक और हमारे यहाँ पर धार्मिक आधार पर माइनॉरिटी की बात की गई है। ठीक है, अब चलते हैं आर्टिकल 31 क्या कहता है। तो मेरे प्यारे साथियों इधर सुनिएगा, राइट टू प्रॉपर्टी, द 44th अमेंडमेंट हैज अबॉलिश्ड द राइट टू प्रॉपर्टी एज ए फंडामेंटल राइट एंड मेड इट ए लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। अब इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए क्या था, पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो आपका एक प्रकार से मूल अधिकार था। अब इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ये होता है कि अगर आपके पास 100 बीघा खेत है और सरकार ने कहा कि भैया इस 100 बीघा खेत में से 70 बीघा हमें दे दो क्योंकि हम यहां से एक बढ़िया सा हाईवे निकालना चाहते हैं, तो आपने कहा कि हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि यह संपत्ति मेरी है, आप इसका अधिग्रहण कर ही नहीं सकते। बोले भाई आपकी कैसे है, बोले संविधान ने इस संपत्ति का अधिकारी मुझे बनाया है, ये मेरा मूल अधिकार है। और यही कारण है साथियों कि जो केशवानंद भारती थे, जो केरल मठ के थे, वो असल में अपनी जमीन के विवाद को लेकर के ही तो कोर्ट गए हुए थे, यानी कि उनका जो मसली मकसद चल रहा था वो कोर्ट की जमीन के विवाद था। तो ऐसी स्थिति में अगर आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि भाई जमीन संबंधी कोई विवाद है, तो अब ये जो आर्टिकल है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये 1978 में आया है। केशवानंद भारती जजमेंट 73 में आ चुका है। आ चुकी बात समझ में। तो जब वो आ चुका है 1973 में, तो इसका मतलब उससे पहले ये मूल अधिकार हुआ करता था, तभी केशवानंद भारती की बात सुनी गई सुप्रीम कोर्ट में। तब ये क्या था, तब ये मूल अधिकार था, तभी तो यहां पर इनके लिए सबसे बड़ी बेंच बिठाई गई जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बातें की गई। 1978 में सरकार ने कहा कि इस फसाद की जड़ को ही हटाओ यहां से, ये जो फसाद है इसे हटाओ यहां से, क्योंकि भविष्य में कोई अन्य केशवानंद भारती आ जाएगा, फिर कोई नया डिसीजन आएगा, तो इसको यहां से हटा दो और हटा करके इसे पीछे डाल दो, ताकि इसके ऊपर राइट को लेकर के, अधिकार के ऊपर लड़ाइयां हो, तो वहां पर कानून के द्वारा बनाए गए, यानी सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को भी सुना जाए। ऐसा नहीं हो कि सामने वाला अड़ जाए कि ये जमीन तो मेरी थी, आपने कैसे ले ली। तो आपके मूल अधिकार की बात हो और दूसरी तरफ कानूनी अधिकार की बात हो, तो इन दोनों में अंतर यह है कि मूल अधिकार जब हावी होते हैं तो कानूनी अधिकार दब जाते हैं। कानूनी अधिकार जो होते हैं वो सरकार के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों की पालना के तहत बनाए जाते हैं। अब ये थोड़ा ज्यादा डिटेल हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा फिर भी सरल रूप में समझने का प्रयास करिए। ये डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट है, इन दोनों की लड़ाइयां जब होती हैं, देखिए सरकारें जो होती है ना, वो क्या चाहती हैं कि जो नीति निर्देशक तत्वों में बातें लिखी गई हैं, अभी थोड़ी देर में नीति निर्देशक तत्व आएंगे तब आपको वो बातें भी समझ में आएंगी, कि जो भी हमारे लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं उन्हें हम पूरा करें। ये सरकार का लक्ष्य होता है। जैसे अगर सरकार को कह रखा है कि भाई संसाधनों का समान बंटवारा हो, ये नीति निर्देशक तत्व है। सभी को समान रोजगार के अवसर मिले, ये नीति निर्देशक तत्व है। कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, तनख्वाहों में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। तो ये सारी चीजें जब नीति निर्देशक तत्वों में लिखी हुई हैं, तो फिर किस आधार पर सरकारें डिस्क्रिमिनेट करती हैं? भाई फिर तो डिस्क्रिमिनेट करना ही नहीं चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अगर जब डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है, तो आपने कल को अगर एक तरफ आर्टिकल 36 में तो ये लिख कर दे दिया कि भाई संसाधनों का समान बंटवारा होना चाहिए, और एक तरफ आर्टिकल 31 में आप लोग लिख करके ये दे देते हो कि भाई किसी भी व्यक्ति के पास में अगर कोई भी प्रॉपर्टी है तो वो उसका मूल अधिकार है। आप एक तरफ तो कह रहे हो कि जमीन जिसकी है वो उसका मूल अधिकार है, और एक तरफ आप नीति निर्देशक तत्वों में कह रहे हो कि ये आर्टिकल जो है, मतलब संसाधन जितने भी हैं प्रकृति के, वो सब में बराबर बंटने चाहिए। तो सरकार करे तो करे क्या? एक तरफ आपने आदमी को पावरफुल बना दिया और एक तरफ सरकार से कह रहे हो काम ऐसे करो, तो हमसे ना हो पाएगा। तो हम जब आपको डीपीएसपी पढ़ाएंगे तब इन सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे। आर्टिकल 36 नहीं, सॉरी 39 बोल रहा हूँ, 36 तो कुछ भी नहीं है, 36 तो स्टेट की परिभाषा देता है, आर्टिकल 39 क्लियर। तो मुद्दा क्या है? तो मुद्दा ये है मेरे प्यारे साथियों कि ऐसी फसाद, ये आगे जब आएगा तब एक बार और समझाऊंगा, क्योंकि मैं जब डीपीएसपी शुरू करूंगा तो इन दोनों के बीच के अंतर को भी समझाऊंगा। फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि कानूनी अधिकार बना दिया। अब कानूनी अधिकार का मीनिंग क्या होता है वो भी समझ लीजिए। इसका मीनिंग होता है कि अगर मान लीजिए कि केंद्र सरकार ने अपने किसी भी बात को मनाने के लिए कोई कानून बनाया, तो फिर वो कानून सर्वोपरि होगा, ना कि आपका अधिकार। तो बोले फिर तो क्या मतलब हुआ? अरे क्यों नहीं हुआ भाई? अगर मैंने आपको कह दिया कि कानूनी रूप से इस जमीन के वारिस आप हैं, तो आप इसकी लड़ाई तब तक लड़ सकते हैं जब तक सरकार कानून के माध्यम से ही आपकी वो जमीन ना छीन ले। फिर से समझिए, मान लो कि मैं जिस घर में आज रह रहा हूं, इस घर के अंदर मैं कानूनी रूप से रहता हूं, क्योंकि सरकार ने मुझे यहां रहने का पट्टा दिया है, मुझे पहचान दी है, मुझे घर के अंदर रजिस्ट्री मिली है, मुझे सब कुछ है। अब मैं इस घर में रह रहा हूं।
इस घर में रहता हूं, कल को कोई और आता है, जबरन मेरे को घर में से भगाने का प्रयास करता है, वो कहता है भैया निकलो यहां से। हमने कहा भाई क्यों? बोले ये जगह मेरी है। मैं उससे पूछूंगा भाई जब मैं इस जगह में रह रहा हूं, मेरे पास इस जगह के कानूनी रूप से दस्तावेज है, कानूनी दस्तावेज है, तो तू मुझे कैसे निकाल सकता है? बोले चलो कोर्ट चलते हैं। मैं कोर्ट गया, उस व्यक्ति ने कहा साहब मैं रहना चाहता हूं उस जगह पर, ये रह रहा है। और उस आदमी से कोर्ट ने पूछा भाई तू वहां क्यों रहना चाहता है? बोले सर जबरदस्त घर है, मैं रहना चाहता हूं, मेरा मन कर रहा है, मैं इस देश का नागरिक। तो सरकार ने मुझसे पूछा कि हाँ भाई अंकित अवस्थी तुम किस अधिकार से रह रहे हो यहाँ पे? मैंने कहा सर मैं कानूनी अधिकार से रह रहा हूँ, सरकार के कानून के तहत मुझे ये जगह मिली हुई है तो मैं रह रहा हूँ। तो फिर कोर्ट क्या फैसला करेगी? कोर्ट कहेगी चूंकि कानूनी रूप से ये घर अंकित अवस्थी का है, इसलिए अंकित अवस्थी ही यहाँ रहेंगे और तुम यहाँ से निकल लो, ज्यादा 3-2-5 किया तो अंदर डाल देंगे। अच्छा, अब अगले दिन होती है, एक अगला दिन आता है, एक अगला केस आता है। अगला केस क्या है? मैं मेरे घर में रह रहा हूँ, अब अचानक साहब सरकार का नोटिस आता है, सरकार मेरे घर के बाहर नोटिस लगा देती है कि इस जगह से होकर के 4 लेन हाईवे गुजरेगा। अंकित अवस्थी से कहा जाता है कि वो इस घर को छोड़ दें। अब साहब मैं पूछा कोर्ट में, मैंने कहा सर मैं कानूनी रूप से अधिकारी हूं इस जगह का, मैं कानूनी रूप से अधिकारी हूं इस जगह का, तो मुझे घर से छोड़ने का आप क्यों कह सकते हो? तो कोर्ट कहेगी बेटा समझे नहीं तुम। बोले नहीं, कानूनी रूप से। कानून कौन बनाता है? सरकार बनाती है। सरकार ने अब नया कानून दे दिया है और वो कानून ये है कि ये जगह अब सरकार की होगी, तुम्हें हटना पड़ेगा। फिर आप पूछोगे तो सरकार ने मेरी जगह छीन ली, ये कोई कानून बना सकती है? कि हाँ बेटा बना सकती है, क्योंकि तुमने ही उसे अधिकृत करके संसद में भेजा था कि वो कानून बनाए, वो बना रही है। यही तो कारण है कि इतने सारे किसानों की जो जमीनें अधिग्रहित की जाती हैं, ऐसा थोड़ी है कि वो जमीन किसानों से बिलोंग नहीं करती या कागजों में किसान का नाम नहीं लिखा है, लिखा है, लेकिन फिर भी उससे जमीन ली जा रही है। क्यों? सरकार कानून बना चुकी है। तो संपत्ति अब एक कानूनी अधिकार है जो कानून के माध्यम से वसूली जा सकती है। पहले तक जब ये मूल अधिकार हुआ करता था, यानी 1978 तक, अगर सरकार मुझसे मेरी जमीन मांगने आती और कहती कि मैंने कानून बनाया है, मैंने कहा चल सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे तेरे को सीधा, या नहीं सुप्रीम कोर्ट चल, सुप्रीम कोर्ट में मैं अपनी जमीन नहीं दे सकता, मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरा मूल अधिकार है, मैं छोड़ नहीं सकता। अरे बोलिए, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बहुत बड़ी बात है ये, बहुतों के ऊपर से निकल जाती है। पढ़ तो सब लेते हैं कानूनी अधिकार है, समझ में किसी के नहीं आता। पढ़ तो सब लेते हैं कि सर इसको मूल अधिकार से बदल करके कानूनी अधिकार बना दिया है, मीनिंग क्या होता है ये सबके ऊपर से जाता है। आ गई बात समझ में? चलिए आर्टिकल नंबर 32 पर चलते हैं। आर्टिकल नंबर 32 के अंदर मेरे प्यारे साथियों 5 प्रकार की रिट्स दी गई हैं और ये रिट्स आप लोगों को समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन कौन सी 5 रिट है मेरे प्यारे साथियों? इन 5 रिटों का महत्व अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो ये समझिएगा कि आपने मूल अधिकार ही नहीं समझे। अच्छा, तो कौन कौन सी ये रिट है? आइए मैं अब आपके सामने एक एक करके सारी रिटों की चर्चा करता हूं। एक बार के लिए यहां से मैं प्रॉपर तरीके का वो एक्सप्लेनेशन निकाल लेता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इसमें केवल आपके लिए नाम दिए हुए हैं। होल्ड करिए एक मिनट, मैं आपको एक कंटेंट देता हूं, ताकि इसमें क्या केवल नाम लिख करके दे दिए हैं, हमारी टीम ने इसके अंदर डिटेलिंग नहीं दे रखी है। होल्ड करिए, होल्ड प्लीज। इधर देखिए साथियों, आपके सामने आर्टिकल 32 जो है उसका महत्व समझाने के लिए एक वो बनाया गया है, इसे समझने का प्रयास करें। एक टेबल है जो आर्टिकल 32 का मीनिंग समझाने का कार्य कर रही है। मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों? रिट का मतलब हुआ एक प्रकार का वो आदेश पत्र जो सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में जारी करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनिए साथियों। हम लोगों ने जितनी भी बातें पढ़ी उन सभी बातों का मतलब आर्टिकल 32 और आर्टिकल 13 इन दो के बिना जीरो है। मैं अभी आपको आर्टिकल 13 भी पढ़ा देता हूं, फिर आर्टिकल 32 भी पढ़ूंगा। हाँ जी, अब ध्यान से सुनिएगा आर्टिकल 13 के अंदर क्या लिखा हुआ है, जिसकी वजह से मैं अक्सर एक लाइन बोलता हूं कि आर्टिकल 13, मैंने शुरुआत में भी कहा था कि लास्ट में मैं आपको आर्टिकल 13 पढ़ाऊंगा और 32 पढ़ाऊंगा। आज आर्टिकल 32 और 13 दोनों का नंबर आ गया है। आर्टिकल 13 सुन लीजिए मेरे साथ में, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आर्टिकल 13 ही वो आर्टिकल है जिसने सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया कि वो किसी भी कानून को रद्द कर सके, या फिर यह समझिए कि उसने जुडिशियल रिव्यू का अधिकार दिया। आपके सामने जो भाषा लिखी गई है इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 13 के आगे, इट डिक्लेयर्स दैट ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड। एक छोटी सी लाइन लिख करके यहां पर निकल लिया गया, क्या ऐसा कोई भी कानून जो कि मौलिक अधिकारों के सम्मत नहीं है, यानी अनुसार नहीं है, उस सारे कानून रद्द समझे जाएंगे। आपने कोई कानून बनाया, उसे सुप्रीम कोर्ट अपने आप वाइड घोषित कर देगा, रद्द घोषित कर देगा, यदि उन्होंने मूल अधिकारों के साथ कोई भी छेड़खानी की। बोले जैसे मान लो सरकार ने कोई कानून ऐसा बना दिया जिसमें यह लिखा हुआ है कि महिलाओं का प्रवेश मंदिर में वर्जित होगा। सरकार ने तो कानून बना दिया, लेकिन बनते ही सुप्रीम कोर्ट या तो आपके कहने पर या आपकी शिकायत के ऊपर या स्वतः संज्ञान लेते हुए उस कानून को पकड़ेगी, बोले इधर लाओ, और फाड़ के फेंक देगी
कटो भैया, हो गया तुम्हारा काम। तुम बना नहीं सकते ऐसा, ऐसा कानून नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे यहां मूल अधिकार में लिखा हुआ है कि ऐसा कोई भी कार्य जो समानता को खत्म करे वो आर्टिकल 13 के अनुसार फंडामेंटल राइट को खत्म कर रहा है। और जब वो फंडामेंटल राइट को खत्म कर रहा है तो इसका कोई मुद्दा नहीं है, कोई विषय नहीं है। सर मान लीजिए कि सरकार कल को एक ऐसा कानून ले आती है जिसमें यह कह देती है कि आज से सभी लोगों को अपने मोबाइल नंबर, अपनी लोकेशन सरकार को बताना अनिवार्य होगा, और सरकार चाहेगी तो उन्हें कहीं पर भी डाल सकती है, किसी से भी शेयर कर सकती है। सर मैं क्या करूं? बेटा, राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 आपको दिया गया मूल अधिकार है। अगर सरकार ऐसा कोई कानून बनाती है तो यह कानून जो है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया जाएगा। ऐसा हुआ भी है। आधार कानून इसलिए कोर्ट के पास अटका रहा क्योंकि सरकार को यह समझाने में बड़ी असुविधा हुई कि सरकार आम आदमी से उसके बायोमेट्रिक्स क्यों मांग रही है, आपकी आंख का रेटिना क्यों मांग रही है, थंब इंप्रेशन क्यों मांग रही है, फोन नंबर, एड्रेस, बैंक अकाउंट क्यों मांग रही है। टेक्निकली तो एक ऐसी जानकारी आपने साझा कर दी सरकार के साथ कि अब आप अकेले नहीं है, आपकी एक भी जानकारी ऐसी नहीं है जो गुप्त हो, सरकार के पास सब कुछ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपकी प्राइवेसी तो खंडित कर दी गई है। लेकिन इसके स्थिति में सरकारों ने अपने आप को यह समझाया, सुप्रीम कोर्ट को यह समझाया कि साहब हम इसे पब्लिक डोमेन में नहीं डालेंगे, देश की सुरक्षा के लिए और देश के विकास के लिए यह जरूरी था। इसलिए आधार बिल वाला जो विषय है यह लंबे समय तक कोर्ट में उलझा रहा। यानी ऐसा कोई भी कार्य जो आपके मूल अधिकारों को कम करे, सुप्रीम कोर्ट उन्हें रद्द कर सकती है या फिर उन पर पुनर्विचार कर सकती है कि क्या यह सही है। पुनर्विचार करना ही जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? न्यायिक पुनरीक्षण, यानी कि न्यायालय जो है वो पुनरीक्षण करती है कि क्या ये सही है या गलत है। आ गई बात समझ में? अच्छा, फिर आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, आर्टिकल 32 क्या कहता है? मैंने कहा आर्टिकल 32, आर्टिकल 13 ने तो बहुत सारे आर्टिकल समेट लिए कि सुप्रीम कोर्ट सटासट कानून हटाए जा रही थी, लेकिन आर्टिकल 32 ने भी बहुत सारे काम किए। कैसे काम किए? समटाइम्स ऐसा होता है कि मान लीजिए आर्टिकल 22 के अंतर्गत यह लिखा हुआ है कि आपको 24 घंटे के अंतर्गत कोर्ट के सामने पेश करना होगा। आर्टिकल बहुत तेज आंधी आई है, आप एक मिनट होल्ड करें प्लीज, है ना, एक होल्ड करें। तो अब क्या हुआ, आर्टिकल 32 के तहत क्या किया गया? मान लीजिए कि आपको किसी ने 22 के तहत ये लिखा हुआ है कि 24 घंटे के अंदर जो है वो आपको कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन 24 घंटे के अंदर कोर्ट में प्रस्तुत ही नहीं किया गया, और पुलिस वालों ने 24 घंटे की जगह 48 घंटे आपको डाल लिया, और आप डले हुए हैं। आपके पेरेंट्स को पता है, आपके घर वालों को पता है कि भाई हमारा बच्चा जो है वो पुलिस वालों के पास है। पुलिस की शिकायत किससे करें? पुलिस की शिकायत किससे करें? पुलिस की शिकायत आप सीधा कोर्ट से कर सकते हैं। कौन सी कोर्ट से? या तो आप सीधे जाइए हाई कोर्ट के पास या सीधे जाइए सुप्रीम कोर्ट के पास। हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट से आप पुलिस की शिकायत कर सकते हैं। बोले कैसे? बोले भाई आप पुलिस की शिकायत ये कह के कर सकते हैं कि सर मुझे एक रिट दायर करवानी है और उसका नाम है हैबियस कार्पस। बोले उसका अर्थ क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे घर का एक बालक जो है वो मिसिंग है, तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे बालक को वापस मेरे सामने प्रस्तुत करवाया जाए, मेरा बालक खो गया है। तो आप कहेंगे कोर्ट पागल है क्या जो ये कहेगी कि तेरा बच्चा खो गया है तो कोई केस मैं लिखूंगी, जा पुलिस के पास। आप कह रहे हैं कि सर मुझे पुलिस पर ही संदेह है कि खोया नहीं, उसको जबरन गिरफ्तार करके रखा हुआ है। बोले अच्छा, यानी कि आपको शिकायत किससे है? आपको शिकायत पुलिस से है। बोले हाँ, तो मुझे लगता है कि सर उसको ढूंढने के लिए आप आदेश दें, क्योंकि पुलिस ने तो खुद ने गिरफ्तार कर रखा है, तो पुलिस ढूंढेगी कैसे? वो तो बताएगी नहीं कि मेरे पास है। अच्छा, पुलिस को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने आदेश दिया था। 226 में भी यही सारी बातें लिखी हुई हैं जो 32 में है कि भैया सुनो, बात ऐसी है कि इस बच्चे को प्रकट किया जाए मेरे सामने। अब आप पूछेंगे कि पुलिस ने तो ये कह रखा है कि मेरे पास है ही नहीं वो। पुलिस ये क्यों कहेगी कि मेरे पास है वो? क्योंकि पुलिस तो कभी भी डायरी में चढ़ाती नहीं है इस बात को। किस बात को? जिसको गिरफ्तार कर रखा है उसको तो एंट्री नहीं करती, वो तो जबरन कूट रही है लेकिन कहीं पे एंट्री नहीं कर रखी। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। तो आपने जब कोर्ट से कहा कि सर मुझे डाउट है कि इन्हें उठाया है, तो आप आदेश क्या देगी कोर्ट? कि इस व्यक्ति को एनी हाउ मेरे सामने प्रदर्शित किया जाए, प्रत्यक्ष किया जाए, यानी कि बंदी का प्रत्यक्षीकरण किया जाए। बोले सर हमारे पास है ही नहीं। तो बोले तुम्हारे पास संसाधन है, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो ढूंढो। मुझे तो एक आदमी खो गया है वो चाहिए, कहीं से भी लाओ। बोले अच्छा, बंदी को प्रत्यक्ष करो, या तो तुम्हारे पास है तो तुम ले आओ, नहीं तो कहीं से भी ढूंढ के लाओ, मुझे वो आदमी चाहिए। बोले सर नहीं मिला तो? नहीं मिलेगा तो फिर हम है ना सोचेंगे तुम्हारी नौकरी रखें कि खा जाए। इसे क्या कहते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कार्पस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बोले अच्छा, तो हैबियस कार्पस कौन डाल सकता है? तो हमने आपको यहां बताया, यू मे हैव द बॉडी, तुम्हें शरीर प्रकट करना है, व्यक्ति को ससम्मान लेकर के आओ। टू रिलीज द पर्सन हु हैज बीन डिटेन्ड अनलॉफुली वेदर इन प्रिजन और इन प्राइवेट कस्टडी, जहां पर भी है यहां लेकर के आ जाओ। बोले सर
अभी कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने एनएसए के तहत फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, इन सबको उठा उठा करके आर्टिकल 370 के विषय पर प्राइवेटली डिटेन कर दिया था, इनके घरों के अंदर ही नजरबंद कर दिया था। तो मैंने आपको यदि याद हो तो करंट अफेयर में पढ़ाया भी था, मैंने पढ़ाया था कि साल का ही नहीं, देश आजाद हुआ है तब से लेके अब तक के सबसे ज्यादा हैबियस कॉर्पस रिट हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा हैबियस कॉर्पस रिट वर्ष 2019 से 2020 के बीच में दायर की गई। 2019 से 2020 के बीच में सबसे ज्यादा हैबियस कॉर्पस रिट जारी कब की गई? तो 2019 से 20 के बीच में। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? क्यों? बोले सर इन्होंने हमारे घर वालों को अंदर डाल रखा है। महबूबा मुफ्ती की बच्ची ने कोर्ट में रिट डाली कि इन्होंने मेरी माता जी को अंदर डाल रखा है। क्यों डाल रखा है सर? बंदी को प्रत्यक्ष किया जाए, और नहीं तो कोई कानून बताया जाए कि उन्होंने ऐसा क्या गुनाह किया है। मैं सुनना चाहती हूँ कि ऐसा क्या गुनाह किया है। उन्हें कारण भी नहीं बता रखा और डाल भी रखा है। और आपको पता है साथियों, हैबियस कॉर्पस के तहत लगभग 250 लोग रिहा किए गए। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के आधार पर जो लोग डिटेन किए हुए थे उनमें से 250 लोग रिहा किए गए इस हैबियस कॉर्पस के प्रभाव के चलते। 250। हालांकि इन बड़े लोगों को तो डाल के रखा अंदर, लेकिन बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया था। आगे बात समझ में है? मजेदार चीज आ गई। चलिए, आर्टिकल का दूसरा हिस्सा है मैंडेमस। वी कमांड, हम किसको कमांड देते हैं? टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज बाय लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल एंड पब्लिक अथॉरिटी। मतलब क्या है भाई? अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जो लोअर कोर्ट है उसमें ये मामला बहुत दिनों से अटका हुआ है, कोई काम है जो बहुत लंबे समय से अटका हुआ है, या कोई ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल बोले तो कोई भी न्यायिक अंतरण है, न्यायाधिकरण है, जैसे मैंने आपको पढ़ाए थे अपने ट्रिब्यूनल्स के बारे में, मैंने आपको बताया कौन सा आर्टिकल है ट्रिब्यूनल के बारे में, जल्दी से बताइए। तीसरा, पब्लिक अथॉरिटी। मान लीजिए कि आपको लगता है कि कलेक्टर साहब को बहुत पहले ही यहां पर सड़क बनाने के आदेश दे देने चाहिए थे, बहुत पहले से पैसा आया हुआ है 323A और 323B, बहुत पहले से ही पैसा आया हुआ है, लेकिन कलेक्टर साहब ने अभी तक ऑर्डर ही नहीं दिया। आप गए कोर्ट के पास, बोले सर सुनो बात ऐसी है, वहां पर ना बहुत लंबे समय से फंड आया रखा है एमपी लैड के थ्रू, जो मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू जो लोकल एरिया डेवलपमेंट का जो फंड आता है वो आया रखा है। कलेक्टर साहब सर आदेश नहीं दे रहे, सड़क उसके फाइल के ऊपर आदेश हो ही नहीं दे रहे, साइन ही नहीं कर रहे। बोले साइन नहीं कर रहे? बोले बुलाओ। हाँ भाई क्यों साइन नहीं कर रहे? बोले सर बस वो थोड़ा टाइम वाइम नहीं मिला। बोले जाओ बेटा, हम आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं? हम आदेश देते हैं कि आपको अपनी इस पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करना है। बोले अच्छा, तो मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि दे दिया आदेश, अब करना पड़ेगा। बोले साहब कलेक्टर साहब ने आदेश नहीं माना तो? बेटा कोर्ट जितनी पावरफुल है ना इस भारत के अंदर, मैं कहता ही हूं कि भारत में केवल दो ही चीजें काम की है, या तो बनो कोर्ट के अंदर या बनो संसद के अंदर। ये दो ही चीजें हैं। कोर्ट वाले खुद का निर्णय खुद करते हैं और संसद वाले खुद को तनख्वाह खुद देते हैं। ये भारत के अंदर दो ही विधान है, उसको कोई नहीं टाल सकता। मना किया तो नौकरी खा जाएंगे कि जाओ बेटा गई तुम्हारी नौकरी, अंदर डाल देंगे तुम्हें। 6 महीने से ऊपर डाल दिया तो तुम्हारी नौकरी वैसे ही चली गई। नौकरी सबको चाहिए ना भाई। आगे बात समझ में? अच्छा, फिर से सर्टियोरी क्या है? अच्छा, इसके अंतर्गत क्या है? टू क्वेश द ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड बाय एन इंफीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी। अब मान लीजिएगा कि सर कोई ऐसा कानून था या ऐसा कोई आदेश था, मान लीजिएगा कि एक विवाद था, पड़ोसी के साथ विवाद हो रखा था। विवाद के अंतर्गत पड़ोसी ने आपके ऊपर आरोप लगा रखे थे खूब सारे गंदे संदेह, साहब ये मुझे घूरता था, है ना, आपके चरित्र के ऊपर टिप्पणी कर दी, आपके ऊपर कोई ऐसा अश्लील आरोप लगा दिया जिसके तहत सजा का प्रावधान है ना। आपने कुछ भी नहीं किया, मतलब आपने सामने वाले को छुआ ही नहीं, उसने वो सारे कानून पढ़ रखे थे कि किसी भी महिला को लगातार देखना कानून के तहत गिरफ्तारी का कानून बन जाता है, क्योंकि वो स्टैकिंग के अंतर्गत आता है, स्टॉकिंग के अंतर्गत आता है। आप वो कानून लगा के पड़ोसी को अंदर डाल दिए। पड़ोसी पड़ा हुआ है अंदर, पड़ोसी के घर वाले गए कोर्ट में, बोले मान नहीं है, ऐसा कुछ था ही नहीं। बोले नहीं था। बोले मतलब? बोले सर वो जबरदस्ती में जमीन को लेकर लड़ाई चल रही है, उन्होंने हमको इस कानून में अंदर डाल दिया। बोले अच्छा ऐसा है। हाई कोर्ट ने कहा इधर आओ, सर्टियोरी। आशीर्वाद में क्या दे दिया? सर्टियोरी। बोले क्या? बोले भैया बात ऐसी है, तुमने जो ऑर्डर दिया था वो गलत था, हम इस ऑर्डर को रद्द करते हैं। यानी कि अपनी अधीनस्थ कोर्ट, ट्रिब्यूनल या फिर जुडिशियल अथॉरिटी, कोई मजिस्ट्रेट वगैरह ने कोई आदेश दिया हुआ है तो उसको रद्द करने का जो अधिकार है ये किसके पास है? हाई कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास। आ गई बात समझ में? बोले अच्छा। फिर सर प्रोहिबिशन क्या है? प्रोहिबिशन भी ध्यान से सुनिएगा। प्रोहिबिशन में कहता है टू प्रोहिबिट एन इंफीरियर कोर्ट फ्रॉम कंटिन्यूइंग द प्रोसीडिंग इन ए पर्टिकुलर केस वेयर इट हैज नो ज्यूरिडिक्शन टू ट्राई। क्या होता है ना साथियों, मान लीजिए केशवानंद भारती वाला मामला जो है वो किसी अलवर की कोर्ट में चला गया, अलवर की डीजे कोर्ट के अंदर चला गया। कौन सी चीज? अलवर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर चला गया, डिस्ट्रिक्ट जज के पास चला गया, केशवानंद भारती वाला मामला। और साहब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले जो जज साहब हैं, डीजे साहब जो हैं, वो बैठे हुए हैं और वो पूरा की पूरा ये पीएम बख्शी लेके बैठे हुए हैं, संविधान की पुस्तक को पलट रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बात तो तुम भी सही कह रहे हो,
तुम्हारे मूल अधिकार के हिसाब से संपत्ति का मूल अधिकार तुम्हारा है। हाँ भाई तुम्हारा बताओ सरकार वालों तुम्हारा क्या है? और सर आर्टिकल 39 के हिसाब से ये जमीन हमारी है, हमें इस पर कानून बनाना है, हमें जमीन का। अच्छा हाँ यार ये कानून तो ये कहता है। यानी कि ये बात तो संविधान का है, यानी कि ये क्वेश्चन तो संविधान का है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रश्न है। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो 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 सुनो, मैं निर्णय देता हूं, मैं निर्णय देता हूं क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रश्न है। मैं निर्णय देता हूं कि हाँ भाई केशवानंद जी आपकी रही है जमीन, जाओ मस्त रहो। अच्छा हाईकोर्ट को पता चला, बोले साहब आप जो हैं वो टांग के डॉक्टर हैं, सर का इलाज नहीं कर सकते आप, सिर का इलाज नहीं कर सकते आप। आपको ही नहीं पता है कि आप किसके डॉक्टर हैं, ये कैसे डॉक्टर हो आप यार? मतलब आपको रोक रहे हैं कि ऑपरेशन मत करो, आपने पैर का डॉक्टरी ले रखी है और आप सिर का इलाज करने बैठ गए, बोले टांके तो यहां भी मारने। बोले अर्थात मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रश्न अराइज हो गया तो वो आपका ज्यूरिडिक्शन ही नहीं है, आपकी ज्यूरिडिक्शन में ये चीज आती नहीं है। ये ज्यूरिडिक्शन क्या होती है ये मैं पढ़ाऊंगा जब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पढ़ाऊंगा। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कुछ ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होती है, कुछ अपीलेट ज्यूरिडिक्शन होती है। जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की है, लेट्स से केंद्र वर्सेस राज्य की लड़ाई, राज्य वर्सेस राज्य की लड़ाई, या कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिटी, ये सब जो है ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की। जब ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है तो ऐसी स्थिति में तुम कैसे भैया इस काम को कर पा रहे हो? इसका मतलब ये हुआ कि आप अधीनस्थ कोर्ट को मना कर दिए कि बेटा सुनो इस काम को तुम नहीं कर पाओगे, अब सीधा इसे हमारे पास भेजो, हम सुनवाई करेंगे इस पे, तुम्हारा क्षेत्र ही नहीं है, तुम जबरदस्ती के डॉक्टर बन रखे हो। अच्छा क्यू वारंट हो, अब इसके अंतर्गत क्या होता है साथियों? अब जनाब क्या हुआ, टू रिस्ट्रेन ए पर्सन फ्रॉम होल्डिंग ए पब्लिक ऑफिस विच ही इज नॉट एंटाइटल्ड। मान लीजिएगा कि आपको पता चला कि आपका एक दोस्त है जो फर्जी डिग्री लेकर के आईएएस बना बैठा है। दोस्त तरक्की कर जाए, दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन तरक्की कर जाए तो महा दुख होता है। और आपको अब तो यह भी पता है कि डिग्री फर्जी है। अब आप डिग्री फर्जी है इस बात को पता करते ही आप पहुंच गए कोर्ट। आपने उसको तो नहीं बताया दोस्त को, आप कोर्ट पहुंच गए, सर एक बात बताएं पते की? हम बोले हाँ। बोले सर मैं हूं विसिल ब्लोअर। बोले अच्छा घर का भेदी हूं सर, मैं विसिल ब्लोअर हूं मैं। बोले हाँ मैं आपको जानकारी दूंगा लेकिन मेरी जानकारी गुप्त रखी जाएगी। बोले हाँ बताओ। बोले सर मेरा मानना यह है कि वो जो व्यक्ति है ना वो फर्जी वाले में बैठा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। बोले सर उससे एक बार पूछ लो कि बेटा तेरी डिग्री दिखा, कोई तेरे पास विश्वास है, प्रमाण है तेरे पास? अरे सर मैं क्लासमेट हूं उसका, वो पास ही नहीं हुआ था उस साल, तो मैं साथ में था, फेल कराने वाला मैं था सर, वो पास ही नहीं हुआ था, मैं प्रमाण दे रहा हूं, ये मेरी डिग्री देखो। हाँ यार बात तो सही है, पता चल गया ये तो रणछोड़ दास निकला। बोले भाई एक काम करो कि लाओ उस व्यक्ति को बुलाओ। बुलाया गया। हाँ जी प्रभु जी कलेक्टर साहब। बोले हाँ बात ऐसी है कि आप अपनी एक बार डिग्री विग्री चेक कराओ यार। बोले क्या? बोले साहब बात यह है कि आपके खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई है कि आपकी डिग्री फर्जी है, एक बार चेक कराओ तो जरा। बोले सर ओरिजिनल है। बोले ले आओ तो चेक कर लेते हैं। क्या हो गया ये? क्यू वारंट हो कि आपको ये पद दे रखा है, आप इस पद पर बैठे कैसे हैं, आप अथॉरिटी बताइए। अच्छा दूसरा इसके अंदर एक और चीज होता है, और वो क्या होता है? जैसे यूपी टीचर वाले घोटाले में हुआ। अच्छा एक चीज और होती है इसमें, और वो क्या है? अब मान लीजिए कि कलेक्टर साहब बैठे हुए हैं और वो प्रॉपर डिग्री लेके बैठे हुए हैं, सब कुछ है उनके पास, एग्जाम भी पास किया, डिग्री भी पास की, सब है, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्यू वारंटो दे दिया। क्यू वारंटो दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि हाँ भैया। बोले हाँ। बोले क्यू वारंटो है आपके पास, आपको एक वारंट दिया जा रहा है, आपकी रिट दी जा रही है कि आप इस पद पर बैठे हुए हैं, आप जरा प्रमाणित करें कि आप इस पद के लायक हैं। बोले सर मैं पेपर देके पास हुआ हूं। बोले बहुत बढ़िया, जरा पद के दायित्व बताएं, आपके पद का दायित्व क्या है? बोले सर मेरे पद का दायित्व है कि मैं जो हूं वो देश की सेवा करूं, काम जनता के बनाऊं। बोले लेकिन आप तो नागराज बने बैठे। बोले मतलब आप तो कुंडली मार के बैठे जनता के निर्णय पे, आप तो कोई काम कर ही नहीं रहे, आप तो कर ही नहीं रहे हैं, आप इस पद पर बैठे क्यों हैं? बोले हाँ सर वो मैं भूल गया था, फाइल दबी रह गई। बोले भैया इसका मतलब आप इस पद के लायक हो ही नहीं, आप अपना काम प्रूव करके दिखाओ कि हाँ आपने कोई काम किया। आ गई आपको बात समझ में? उम्मीद है रिट अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एज इट इज याद कर लेना, जो लाइनें लिखी हैं वो रट डालना। फिलहाल के लिए इतना ही, समय सीमा समाप्त होती है। शाम 7:30 बजे पाकिस्तान की फिरकी लेने के लिए वाईफाई स्टडी 2.0 पर मिलेंगे। कल डीपीएसपी की शुरुआत करेंगे, आज थोड़ा डिटेल ज्यादा हो गया लेकिन कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। समय सीमा अभी एकदम 59.40 लिखता जा रहा है, धड़ 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 खत्म हो रहा है। वाईफाई स्टडी 2.0 पर कुछ ही देर में मुलाकात होगी। धन्यवाद।